तो चलिए आज बात करते हैं भैरवपुर गांव की। ये एक ऐसी कहानी है जो शुरू होती है एक बहुत ही मामूली सी चीज से, एक आहट से। बस एक एहसास कि कोई पास है, जब असल में वहां कोई नहीं होता। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे एक अनदेखी आवाज एक पूरे गांव को अपने खौफ में जकड़ सकती है। आइए इस रहस्यमयी आहट के पीछे की सच्चाई को परत दर परत खोलते हैं। कहानी की जड़ है ये एक लफ्ज आहट। ये सिर्फ कदमों की आवाज नहीं थी, बल्कि उस अनजाने डर का पहला इशारा था जो अक्सर अकेलेपन में महसूस होता है। भैरवपुर के लोगों के लिए ये आवाज बहुत जल्द खौफ का दूसरा नाम बनने वाली थी। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और इस कहानी का सेंटर पॉइंट है भैरवपुर गांव की वो पुरानी हवेली जहां से सारे डर ने जन्म लिया था। जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है, और उस सन्नाटे को और भी गहरा कर देती है एक पुरानी वीरान हवेली का डर। यह जगह सिर्फ ईंट पत्थर का एक ढांचा नहीं थी, बल्कि गांव वालों के लिए खौफ की एक जीती जागती निशानी थी। और जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, कोई ना कोई तो होता ही है जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर उन्हें चुनौती देता है। रीना, जो शहर से आई थी, अपने दोस्तों के मजाक में दिए गए एक चैलेंज को पूरा करने के लिए उस हवेली में अकेले कदम रख देती है, ये सोचे बिना कि वो आखिर किस चीज को दावत दे रही है। हवेली का गहरा सन्नाटा अचानक तब टूटता है जब रीना को अपनी परछाई के साथ एक और परछाई दिखती है जो उसकी नहीं थी। और ठीक तभी वो पहली बार उस आहट को सुनती है, धीमे लेकिन लगातार पास आते कदमों की आवाज। वो डर के मारे वहां से भाग तो निकलती है, लेकिन अनजाने में उस डर को अपने साथ हवेली से बाहर ले आती है। तो अब तक जो डर उस हवेली की चारदीवारी में कैद था, वो रीना के साथ बाहर आ चुका था और अब धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने वाला था। और कमाल की बात यह है कि यह आहट अब सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं रही, ये फैल रही थी। पहले रीना को अपने ही कमरे में परछाइयां दिखने लगी, फिर गांव का नाई रघु तालाब के पास एक डरावने साये को देखता है, और तो और अनिरुद्ध मास्टर, जो इन सब चीजों पर यकीन ही नहीं करते थे, उन्हें भी नहीं बख्शा गया। उन्हें अपने कान में एक धमकी भरी फुसफुसाहट सुनाई थी। और बस ड्राइवर अमर के साथ जो हुआ वो तो और भी अजीब था। अब देखिए, ये सिर्फ कोई अजीब आवाज नहीं रह गई थी, अब ये सीधे सीधे बात कर रही थी, धमकी दे रही थी। ये सीधी धमकी इस बात का सबूत थी कि ये कोई वहम नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो सोच समझकर लोगों को अपना निशाना बना रही है। तो यहाँ एक पैटर्न साफ साफ दिखने लगता है। ये जो आहट थी, ये कोई एक घटना नहीं थी, ये एक मल्टी लेवल अटैक जैसा था। कदमों की आवाज से शुरू होकर फुसफुसाहट, परछाइयां और यहां तक कि खून से लिखे संदेशों तक, ये अनदेखी शक्ति गांव पर एक तरह से मनोवैज्ञानिक कब्जा कर रही थी। तो जाहिर है, जब डर इतना बढ़ गया तो गांव वालों की दहशत ने अधिकारियों का ध्यान खींचा, और फिर शुरू हुई सच को ढूंढ निकालने की कोशिश। और अब कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की, डीसीपी अरविंद। एकदम लॉजिकल, साइंस में यकीन रखने वाले ऑफिसर, जिन्हें ये सब भूत प्रेत की बातें गांव वालों का वहम लगती हैं। वो इस मामले की तह तक जाने का फैसला करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, लॉजिक और साइंस की भी एक लिमिट होती है, और वो लिमिट तब खत्म हो जाती है जब डर हकीकत बन जाए। जब हवेली के अंदर एक रहस्यमयी आवाज अरविंद को सीधे सीधे चैलेंज करती है, तो उनका सारा अविश्वास एक झटके में टूट जाता है। उन्हें यह मानना ही पड़ता है कि यह मामला अंधविश्वास से कहीं ज्यादा गहरा है। तो अब हमारे तीनों मेन कैरेक्टर्स, रीना जिसने डर को सबसे पहले महसूस किया, अनिरुद्ध जिनका शक अब यकीन में बदल चुका था, और अरविंद जो अब सच जानना चाहते थे, ये तीनों एक साथ आते हैं। उन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि सारे सवालों के जवाब उसी हवेली के तहखाने में छिपे हैं। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है, वो मोड़ जहां डर का सामना होना था और इस रात से पर्दा उठना था। सोचिए, आधी रात का वक्त, वही डरावनी हवेली, और इस बार ये तीनों एक साथ उस जंग लगे भारी दरवाजे को खोलते हैं जो तहखाने की तरफ जाता है। अंदर का माहौल ठंडा, सीलन और बदबू से भरा था, जैसे कोई राज सदियों से वहां दफन हो। और फिर उन्हें मिलता है पहला सुराग, दीवार पर खून से लिखा एक मैसेज जो साफ कर देता है कि ये आहट कोई मामूली आवाज नहीं, बल्कि एक श्राप है, एक जानलेवा श्राप। और ठीक तभी राज खुलता है, एक धुंधला साया सामने आता है और अपनी कहानी सुनाता है। ये थी ललिता, इस हवेली की मालकिन, जिसे आज से 100 साल पहले उसी के पति ने दौलत के लालच में इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। उसकी चीखें, उसकी तड़प और उसके कदमों की आवाज वही आहट बन गई थी जो इतने सालों से उस हवेली में गूंज रही थी। ललिता की आत्मा यह साफ कर देती है कि यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा,
मतलब सच जानने के बाद भी कोई इस आहट से बच नहीं सकता। और बस ये कहते ही तहखाना कांपने लगता है और ये तीनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। तो सच तो सामने आ गया था, पर क्या डर खत्म हुआ? कहानी का आखिरी हिस्सा इसी सवाल का जवाब देता है। अब इस श्राप से पीछा छुड़ाने के लिए गांव वाले वही करते हैं जो अक्सर ऐसी कहानियों में होता है। वो डर की जड़ को ही मिटा देते हैं। पूरी हवेली को आग लगा दी जाती है, इस उम्मीद में कि हवेली के साथ साथ ललिता की आत्मा और उसकी आहट भी हमेशा के लिए खाक हो जाएगी। और एक पल के लिए ऐसा लगता भी है कि उनका ये तरीका काम कर गया। हवेली के जलने के बाद गांव में एक अजीब सी सालों बाद आई शांति छा जाती है। रातें फिर से खामोश हो जाती हैं, कोई आहट नहीं, कोई डर नहीं। लगता है कहानी का हैप्पी एंडिंग हो गया है ना, भैरवपुर आजाद हो गया। पर क्या वाकई डर खत्म हो गया था? और यहीं आता है कहानी का सबसे खौफनाक ट्विस्ट। कुछ दिन सब ठीक रहता है और फिर एक रात जब रीना अपने कमरे में अकेली होती है, उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है, वही धीमी पास आते कदमों की आहट। हवेली जल चुकी थी, लेकिन आहट अब भी जिंदा थी। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या बताती है? यही कि आहट का रिश्ता उस हवेली से था ही नहीं, उसका रिश्ता तो सुनने वाले से था। ये एक ऐसा साया है जो जगह बदलने से पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि वो बाहर नहीं, हमारे अंदर बस जाता है। और ये कहानी हमें इसी एक डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली भूत कौन है, कोई आत्मा या वो डर जिसे हम कभी खुद से अलग नहीं कर पाते।